नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो ईरान के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है, उसकी आग ने पहले मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लिया, और अब ये आग पूरी दुनिया को अपने घेरे में कसने लगी। दुनिया भर के शेयर बाजार जो अब तक युद्ध में खुद को संभाले हुए थे, आज अचानक भर भरा कर ढह गए। जापान, कोरिया, यूरोप और अमेरिका के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है। भारत के शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा है, और इसकी वजह है ईरान का फोड़ा हुआ तेल बम, जिसने दुनिया में मचा दिया है हड़कंप। आज हम आपको पूरा सच में बताएंगे कि कैसे इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। वहीं ईरान भी मध्य पूर्व में बाकी देशों के तेल ठिकानों पर हमले का बहुत बड़ा प्लान बना सकता है। उधर होर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकरों पर ब्रेक लग गए। दुनिया भर में तेल की सप्लाई को लेकर चिंता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए यह है कि भारत पर क्या होगा इसका असर। हम आपको पूरा सच में आज भारत के तेल कवच का पूरा प्लान बताएंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पश्चिम एशिया में पिछले कई दिनों से चल रही भीषण जंग ने अब भयंकर रूप ले लिया है। इजरायली एयरफोर्स और मिसाइलें अब सीधे सीधे ईरान के तेल ठिकानों पर हमले कर रही हैं। पिछले 36 घंटों में न केवल तेहरान बल्कि ईरान के कई तेल कुएं और रिफाइनरियों पर मिसाइल और बम दागे गए हैं। इस भयावह हमले में ईरान में बनी ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी समेत 25 बड़े तेल स्टोरेज टैंकों को तबाह कर दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल के फाइटर जेट्स ने तेहरान के कोहक, करक और शाहरान इलाकों में बने तेल डिपो पर हमले किए हैं। इन हमलों की वजह से वहां पर भयंकर आग लग गई, जिससे निकले काले धुएं ने चारों तरफ का जो इलाका है उसे अपनी चपेट में ले लिया। शाहरान ऑयल डिपो पर हमले से जलता हुआ तेल नाले से होकर होता हुआ तेहरान की सड़कों पर बहने लगा, जिसके बाद ईरान की राजधानी आग के दरिया में तब्दील होती हुई दिखाई दी। तेहरान की गलियों में बने ड्रेनेज सिस्टम में पानी की बजाय आग की लपटें दौड़ रही हैं। वहीं तेल डिपो में हमले के बाद विशाल आग के गोले और घने धुएं के बादल आसमान में उठने लगे। तेहरान के लोग जब सुबह सोकर उठे तो आसमान में अंधेरा था, उजाले की बजाय धुआं पूरे शहर में फैल गया और कई इलाकों में धुंध जैसा कुछ छा गया। शहर में काला धुआं और तेल युक्त बारिश से लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने नागरिकों को घर के अंदर रहने, एयर कंडीशनर बंद रखने और बाहर ना निकलने की सलाह दी है। तो पश्चिम एशिया में पिछले 10 दिनों से लगातार युद्ध जारी है, और ये जंग कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। शनिवार देर रात इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में तेल के जो भंडारण केंद्र थे तेहरान में, उस पर हमला किया, उस पर निशाना बनाया, हवाई हमला किया। और इजरायली हवाई हमलों में तेहरान और आसपास के कई जो खास तेल डिपो थे और रिफाइनरी थे, उनको निशाना बनाया गया, जिसके बाद कई जगहों पर भीषण आग लग गई और वहां से उठे घने काले धुएं ने बादलों का रूप ले लिया। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और धुएं से बने बादल से हुई बारिश में तेल की बूंदें देखने को मिली। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कई ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया। खबरों के मुताबिक कतर, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई के कुछ तेल और गैस ठिकानों पर ड्रोन हमलों की जद में, जो ईरान के ड्रोन हमले किए गए उसकी जद में आ गया। और कुछ दिन पहले ईरान समर्थित समूहों ने सऊदी अरब के जो आरामको ऑयल कंपनी है उसका रास तुनारा रिफाइनरी पर ज़बरदस्त हमला किया था। इन घटनाओं के बाद कई देशों को एहतियातन अपने उत्पादन कम करने पड़े हैं। सऊदी अरब ने आज ईरान को आगाह किया कि अगर वो अरब देशों पर हमले करता रहा तो उसे अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सऊदी अरब का ये बयान उस नए ड्रोन हमले के बाद आया जिसमें उसके शायबा तेल इलाके की एक रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ड्रोन को मार गिराया जो शायबा तेल क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा था। वहीं बहरीन की सरकारी तेल कंपनी बापको एनर्जीज ने अपनी एक्टिविटीज पर फोर्स मेजर घोषित कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी वजह से तेल की सप्लाई
प्रभावित होती है तो कंपनी उसकी जिम्मेदार नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हालात उसके कंट्रोल से बाहर हैं। यह फैसला तब लिया गया जब बहरीन की जो मुख्य तेल रिफाइनरी की तरफ से घना काला धुआं उठते हुए देखा गया। बापको एनर्जीज बहरीन की मुख्य तेल रिफाइनरी चलाने वाली कंपनी है और ये देश के एनर्जी सेक्टर की एक अहम फैसिलिटी है। और अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 3.5 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। ईरान युद्ध तेज होने के बाद तेल के दाम 2022 के बाद से पहली बार करीब $115 प्रति बैरल हो गए हैं और इससे पहले 2022 में रूस यूक्रेन जंग में कच्चा तेल $100 के ऊपर निकला था। और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद यूरोपियन यूनियन के तेल और गैस सप्लाई से जुड़े कोऑर्डिनेशन ग्रुप इस हफ्ते गुरुवार को बैठक करने वाले हैं। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेल की कीमतों में उछाल ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए एक छोटा सा त्याग है। अमेरिका के साथ ही वैश्विक सुरक्षा और शांति के लिए ये कीमत बहुत छोटी है, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान तेल की बड़ी कीमतों को लेकर लोगों की चिंताओं को कम करने के लिए आया है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह पहली बार है जब तेल की कीमतों में इतना उछाल देखा जा रहा है और निवेशकों को डर है कि ईरान के साथ तनाव के चलते तेल की आपूर्ति लंबे समय तक प्रभावित रह सकती है। और ईरान युद्ध के कारण उपजे ताज़ा हालात ने होर्मुज स्ट्रेट को लगभग बंद कर दिया है, ठप कर दिया है। कई रिफाइनरियों पर हमले की खबर की स्थिति जो है वो और भी गंभीर हो गई उसकी वजह से। और ऊर्जा के जो जानकार हैं, जो एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि अगर होर्मुज मार्ग जल्द बहाल नहीं हुआ तो ये संकट एक विकराल रूप ले सकता है। लेकिन संकट केवल परिवहन का नहीं है, बल्कि उत्पादन के स्तर पर भी हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। खाड़ी के प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने खतरे को भांपते हुए अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। कुवैत और इराक जैसे देशों ने एहतियात के तौर पर अपने तेल उत्पादन और रिफाइनरी की गतिविधियों में कटौती कर दी है। संघर्ष बढ़ने के साथ ही पश्चिम एशियाई और गल्फ देशों के शामिल होने के कारण तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और इस संघर्ष ने खास तौर से ऊर्जा बाजारों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दिया है। बाजार के आंकड़े इस संकट की गंभीरता को साफ तौर पर बयां कर रहे हैं और अमेरिका से लेकर यूरोप और एशियाई शेयर बाजार पर भी इसका असर देखा जा रहा है, जहां बड़ी गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दुनिया के बाजारों में जहां कच्चे तेल की कीमतें 22% से अधिक भारी उछाल उनमें देखा जा रहा है, वहीं यूरोप में गैस की जो कीमतें हैं वो 40 से 50% ऊपर जा चुकी हैं। और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई और आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव एशियाई देशों पर पड़ सकता है, क्योंकि मध्य पूर्व का 75% तेल इन्हीं देशों को जाता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम इस कदर बेकाबू होते हैं तो पूरी दुनिया में महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाता है। माल ढुलाई महंगी होने से दैनिक उपयोग की हर वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो पेट्रोल, डीजल से लेकर रोजमर्रा का सामान महंगा हो सकता है। देखिए इस मामले में जानकारों का क्या कहना है। So a stable oil environment which encourages investments but is relatively affordable by the international community is seen to be in the $60 to $80 a barrel range. Now we're well outside of that range. And the market can withstand that for a short period of time, but if it's prolonged, it will start to have inflationary impacts, not just at the bowser when one goes to fill up your car, but it filters through to nearly every other part of the economy, and that's going to put upward pressure on inflation globally. See reserve banks having to take mitigation measures in that regard. तो ईरान के साथ चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सप्लाई बाधित हुई है और खास तौर से जो तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते गुजरता है उस पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भारत के पास इन हालात में इनसे निपटने के लिए रिजर्व में कितना तेल है और ये कितने दिनों के लिए काफी है। तो भारत के पास अभी कच्चे तेल का 25 करोड़ बैरल से भी ज्यादा का स्टॉक है। ये बैकअप इतना है कि अगर सप्लाई पूरी तरह रुक भी जाए तो भी देश की पूरी सप्लाई चेन 7 से 8 हफ्तों तक आसानी से चल सकती है। यानी आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी को लेकर कोई भी टेंशन नहीं है। सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि भारत को मिलने वाला तेल अब किसी एक रूट यानी किसी एक रास्ते, किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। भारत की तेल की खरीद पूरी तरह से राष्ट्रहित पर आधारित है और पिछले 10 सालों में, जी हां, पिछले 10 सालों में भारत ने अपने तेल की जो सोर्सिंग के दायरे को काफी बढ़ाया है।
देखिए, एक दशक पहले तक भारत केवल 27 देशों से तेल खरीदता था, लेकिन आज की तारीख में भारत 40 देशों से तेल खरीदता है। यानी वैश्विक स्तर पर तनाव के बाद भी भारत ने अपनी जरूरतों के लिए नए रास्ते तलाशे हैं और दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने भी जताई थी, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब भारत का केवल 40% कच्चा तेल इस रास्ते से आता है और बाकी 60% तेल रूस, पश्चिमी अफ्रीका, अमेरिका और मध्य एशिया जैसे वैकल्पिक रास्तों से आता है। यानी वो दिन अब नहीं रहे जब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी किसी एक समुद्री रास्ते पर निर्भर थी। भारत में पिछले 4 सालों से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इसके विपरीत इसी दौरान, इसी टाइम पीरियड में पाकिस्तान में पेट्रोल 55% और जर्मनी में 22% महंगा हुआ है। आम जनता को कोई परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने पेट्रोल डीजल पर 24,500 करोड़ रुपए का घाटा खुद सहा है ताकि रिटेल कीमतें ना बढ़े, पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़े। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में पश्चिम एशिया की स्थिति पर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत शांति के पक्ष में है और संवाद और कूटनीति के जरिए संकट के समाधान पर वो जोर देता है। जयशंकर ने कहा कि इस इलाके में भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और भारत अपने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आप भी सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा। The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Honorable Chairman, sir, government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध सिर्फ पश्चिम एशिया की समस्या नहीं है, बल्कि इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ गई। तेल बाजार में सबसे बड़ा झटका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ रहे खतरे की वजह से आया है। हालांकि ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को सिर्फ अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगियों के लिए ही बंद किया गया है, लेकिन संभावित हमलों के डर से बड़ी टैंकर कंपनियां जो हैं, जो ऑयल इधर से उधर ले जाती हैं, उनके जो टैंकर्स होते हैं और जो जहाज होते हैं, उसके जो मालिक हैं इस इलाके से अपने जहाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और यहां परिवहन रुकने का सीधा अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की भारी किल्लत। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान से सटा हुआ वो सकरा समुद्री इलाका है जो दुनिया की तेल आपूर्ति में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ईरान जंग के कारण ये रूट अब सुरक्षित नहीं रहा है और खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर इस रास्ते का इस्तेमाल करने से बच रहा है। आइए एक नक्शे के जरिए, एक मैप के जरिए हम आपको बताते हैं कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है और इस पूरे इलाके में ईरान के अलावा इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई और ओमान आते हैं। इस नक्शे में आप देख सकते हैं। अब आप इस नक्शे को और ध्यान से देखिए। इन देशों में जो तेल निकलता है वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर अरब सागर और उसके बाद पूरी दुनिया तक पहुंचता है। इस जलमार्ग से दुनिया का 20% तेल और नेचुरल गैस गुजरती है और सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यूएई जैसे देश अपने तेल गैस निर्यात के लिए इसी हॉर्मुज स्ट्रेट मार्ग पर निर्भर हैं। इस हॉर्मुज स्ट्रेट का सबसे सकरा यानी सबसे नैरो जो जलमार्ग है वो 33 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए इसे चोक पॉइंट कहा जाता है और ये चोक पॉइंट ईरान के एकदम पास में बना हुआ है। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि वो हॉर्मुज जलडमरू की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखेगा। हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना पहले से ही ईरान की नौसैनिक क्षमताओं को कमजोर कर चुकी है और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए आगे की कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना तैयार है। तो जानकारों का कहना है कि अमेरिका पर प्रेशर बनाने के लिए ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो किसी भी तरह से ऊर्जा की कीमतें जो हैं
वो तेजी से बढ़ा दे, यानी ईंधन और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ जाएं, इसलिए वो हॉर्मुज स्ट्रेट को निशाना बना रहा है। आप भी सुनिए वरिष्ठ क्रूड ऑयल विशेषज्ञ नवीन दास का क्या कहना है। The Iranians are obviously trying to target energy-related, oil-related infrastructure to cause price spikes in a year of the US midterms. It's the only weapon they really have to make the US stop, is to really spike oil and energy prices. So any sort of valve that allows oil to leave the Persian Gulf and to avoid the Strait of Hormuz is potentially, under threat to a certain extent. So not everything can move away from the Persian Gulf to the Red Sea. And again, the shipping element and how quickly they can load in the Red Sea will come under immense stress, because they'll have to sort of perform at a pace that they've never really experienced before. तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर कौन है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी। हमें पता है, हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले। सिर्फ चमकी चाट। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे, और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते दुनिया में तेल संकट के बीच ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। ईरान की 88 सदस्यीय धार्मिक विशेषज्ञ सभा ने मुस्तफा को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना। और ईरान की धार्मिक विशेषज्ञ सभा धार्मिक विद्वानों का समूह है जो सर्वोच्च नेता का चयन करता है। और ईरानी सरकारी टीवी ने आज इस तड़के इसकी घोषणा कर दी। और यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद शुरू हुआ युद्ध लगातार अपना दायरा बढ़ाता ही जा रहा है। मुस्तफा खामनेई को लंबे समय से इस पद का संभावित दावेदार माना जा रहा था। और ख़ास बात यह है कि मुस्तफा ने इससे पहले कभी भी कोई सरकारी पद या कोई चुनाव नहीं लड़ा है और ना ही उन्हें किसी पद पर नियुक्त किया गया था। और ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने देशवासियों से उनके पीछे एकजुट होने की अपील की है। लगभग आधी सदी पहले हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर के पद पर सत्ता का
ये केवल दूसरा हस्तांतरण है और इसके पहले इनके पिता अली खामनेई बने थे, अब मुस्तफा खामनेई बने। अब ये ईरान की सत्ता व्यवस्था के केंद्र में होंगे और राज्य के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर अंतिम निर्णय इन्हीं का होगा। ईरान की जो क्रांति थी, जो ग्राड जो उससे जुड़े हुए, जब IRGC ने भी बयान जारी कर मुस्तफा खामनेई के का समर्थन का ऐलान किया है। हालांकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि खामनेई का बेटा उन्हें मंजूर नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी मंजूरी के बिना ईरान का कोई नया नेता ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। इजराइल पहले ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मिटाने की धमकी दे चुका है। हालांकि तेहरान की सड़कों पर लोग जश्न मनाते दिखे और उन्होंने इस पर खुशी जताई। بعد از یک هفته تقریبا انتظار و اون شوکی که پس از شهادت آیت الله خامنه‌ای در واقع به جامعه و در واقع ملتمون وارد شده بود و منتظر بودیم و خیلی خوشحالیم که الان رهبر انتخاب شده و مطمئنیم که این مسیر ادامه داره دیگه باز اقامت ایشون. و واقعا حس خوشحالی بود و واقعا نمی‌دونستیم که از غم از دست دادن رهبر گریه بکنیم یا خوشحال باشیم از بابت اینکه آقا مجتبی انتخاب شدن. तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की राह में कांटे ही कांटे किसने बोए। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और दुनिया में ईरान और वेटिकन सिटी ही ऐसे दो देश हैं जहां धार्मिक नेता सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। ईरान में सुप्रीम लीडर का जो दर्जा होता है वो ठीक वैसा ही है जैसे वेटिकन में पोप को हासिल है। ईरान में सुप्रीम लीडर को रहबर कहा जाता है। और रहबर का मतलब क्या होता है? रहबर का मतलब होता है मार्गदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। तो ईरान में सत्ता का नया चेहरा अब चुन लिया गया है और खामनेई के निधन के बाद से मुस्तफा का ही नाम सबसे आगे चल रहा था, जो उनके बेटे हैं, और अब इस नाम पर मुहर लग गई है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहली बार है जब ईरान का जो सर्वोच्च नेतृत्व जो है वो पिता से पुत्र के पास गया है। ये इस्लामी गणराज्य ईरान की मूल सोच के विपरीत है, जिसमें शाह के शासन के बाद परिवारवाद को स्वीकार नहीं किया गया था। फिर भी IRGC के भीतर और ईरानी शासन में बड़ा शक्तिशाली वर्ग उनका समर्थक है मुस्तफा का, और इसी वजह से मुस्तफा को
चुना गया है। 56 साल के मुस्तफ़ा अपने पिता की तरह ही इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। 2022 में मुस्तफ़ा खामेनेई को आयतुल्लाह की उपाधि दी गई, जो सर्वोच्च नेता बनने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जाती है और कंपलसरी भी मानी जाती है। वो पहली बार 2009 में दुनिया की नज़रों में आए जब उन्होंने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को सख्ती के साथ कुचला था, जिसमें कई ईरानियन मारे गए थे। मुस्तफ़ा ने कभी कोई सरकारी पद नहीं लिया है, लेकिन उनका प्रभाव, उनका जो इफेक्ट है, उनकी जो ताकत है, वो हर सरकारी फैसले में नज़र आती रही है पिछले कुछ समय से। जानकारों के मुताबिक मुस्तफ़ा एक रहस्यमयी शख्स हैं। वो बहुत कम अवसरों पर नज़र आते हैं। वो अपने पिता की तरह सार्वजनिक भाषण भी नहीं देते और अब वो ईरान के अंदर धार्मिक और राजनीतिक रूप से सबसे ऊंची अथॉरिटी बन चुके हैं। लेकिन देखना होगा कि ईरान अब अपने न्यू सुप्रीम लीडर की किस तरह से हिफाजत करेगा, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो नया सुप्रीम लीडर जो उनका बना है, यानी मुस्तफ़ा खामेनेई, उसे वो अपना निशाना बनाएगा, ऐसा इजराइल ने कहा है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।